नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति, अक्षांश एवं देशांतर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एवं समय और चट्टानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज़ लुस्टेन वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? जिसका सही आंसर है भूकंप विज्ञान। सियाल, सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो सुएज के द्वारा। पृथ्वी के धरातल के केंद्र की ओर से निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? तो पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं। सियाल दोस्तों परतदार सैलो के नीचे सियाल की एक परत पाई जाती है। इस परत की रचना सिलिका और एल्युमिनियम से हुई है। इसी कारण इस परत को सियाल कहा जाता है और जिसका औसत घनत्व 2.9 है तथा औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर है। उसके बाद आता है सियाल। सियाल के नीचे जो परत पाई जाती है उसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इस परत की रचना सिलिका और मैग्नीशियम से हुई है, इसलिए इसे सीमा कहते हैं। इसका घनत्व 2.9 से 4.7 है तथा यह 300 से 2900 किलोमीटर तक गहरा है। और नीफे जो है निकेल प्लस आयरन इससे मिलकर बना है। तो सीमा के बाद जो परत आती है उसे नीफे कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सियाल में ग्रेनाइट एवं नीच जैसी चट्टानों की प्रधानता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेबो जैसी चट्टानों से, ये भी सही है। क्रोड में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है, ये भी सही है। तो सभी कथनें सही है। भूपृष्ठ की किस परत पे बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? तो सीमा पे। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो नीफे में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सुएज ने किया था। पृथ्वी की 3 संकेंद्रीय परतों में से ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? सीमा। तो दोस्तों इस क्रम में सियाल, सीमा और फिर नीफे। तो दूसरे क्रम में सीमा है। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है तो निकेल है। सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उसके विभाजन में नहीं है। कौन है? सब स्ट्रेटम नहीं है। तो सियाल है, सीमा है और नीफे है। स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। अगला प्रश्न, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई? तो 100 किलोमीटर। निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि की दर क्या है? तो 1 डिग्री प्रति 32 मीटर। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया। यह विभाजन किसका है? तो ग्रांट का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो ये कथन असत्य है। महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो बेसाल्ट से हुआ है। मेंडल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। स्थल मंडल लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। क्या है? तो ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल की ठोस ऊपरी भाग। तो ये लिथोस्फीयर में सम्मिलित है। स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो 100 किलोमीटर तक है। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? तो मेंटल को। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम की। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो 68%। तो दोस्तों वर्गीकरण के आधार पर 3 परतें हैं। तो उसमें क्रस्ट है जो कि सबसे ऊपरी परत है, फिर मेंटल है, बीच का परत है, फिर कोर है जिसमें निकेल और आयरन पाया जाता है। मोह असंबद्धता स्थित है कहाँ? क्रस्ट और मेंटल के बीच, यानी मोह डिसकंटिन्यूटी। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो लोहा और निकेल का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये सही नहीं है, क्योंकि महाद्वीप मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये सही है। महासागरीय बेसिन में बेसाल्ट चट्टान की प्रधानता, ये भी सही है। कोर को बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। भूगर्भ में तापमान वृद्धि का क्या कारण है? तो दबाव और रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है? तो परतदार, ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। भूपट्टी में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? यानी जो सबसे ज़्यादा मिलता है उसके बाद सबसे कम मिलता है उसमें। तो ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर एल्युमिनियम है, फिर लोहा है।
पृथ्वी के भूपरपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? एल्युमिनियम। धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई कितनी है? तो 30 किलोमीटर है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे कोर्ड में निम्नलिखित से किससे बना है? तो लोह से। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो पर्वत निर्माणकारी बल का। मिश्रित धातुओं और सिलकटों से बनी हुई धरती की परत कहलाती है, क्या कहलाती है? सियाल कहलाती है। अब हम लोग महाद्वीपीय एवं महासागरीय नितल की उत्पत्ति से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी की उच्चावच है? तो प्रथम श्रेणी के। पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया था? तो 29.2% भाग पर, जबकि 70.8% भाग पर महासागर पाया जाता है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो वेगनर है। कार्बोनीफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे, यह किसकी मान्यता? वैगनर की है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया? 1960 में। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हैरी हेस ने किया था। वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन जिस दिशा में हुआ है वह है भूमध्य रेखा व पश्चिम। वैगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो कार्बोनीफेरस युग में। वैगनर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पेंजिया टेथिस सागर नामक महासागर से गिरा था। तो उस समय जो महासागर था वो पेंथालसा था दोस्तों, तो पेंजिया और पेंथालसा। जबकि कार्बोनीफेरस युग में विश्व के सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे, जिसने पेंजिया कहा था, ये सही है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप आदि अंगारा लैंड के भाग थे, ये भी सही है। अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड का अंग था, ये भी सही था। महाद्वीपीय विस्थापन को स्पष्ट करने वाला नवीनतम सिद्धांत कौन सा है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब हम लोग अक्षांश एवं दशांतर से रिलेटेड कुछ MCQs करेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो अक्षांश कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत वृत्त यानी ग्रेट सर्कल का उदाहरण है? भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी के बीच से होकर गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? तो यह घटता है। सोचिए, कुछ चीज़ों के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो उसमें भूमध्य रेखा जो है वो 0 डिग्री है, यानी पृथ्वी के बीच में है, तो A का 3 होगा। B कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर है, जो 4 होगा। मकर रेखा जो है वो 5 होगा, 23.5 डिग्री दक्षिण में। आर्कटिक वृत्त जो है वो 66.5 डिग्री उत्तर में है, और अंटार्कटिक वृत्त है 46.5 डिग्री दक्षिण में है, तो B ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? तो 111 किलोमीटर के बराबर होती है। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कोई भी अक्षांश रेखा नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? तो मालागासी से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न, अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किसके नाम से जानी जाती है? तो गोरे के नाम से। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वह है भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं तो भूमध्य रेखा पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है, कि यह असत्य है। किसी भी स्थान पर ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम तथा ध्रुवों पर 0 होती है, क्योंकि विषुवत रेखा पर दोस्तों अगर आप एक वृत्त को इमेजिन करते हैं तो उस पर जो रेखाएं खींच जाएगी तो उसका जो वृत्त होता है उसका व्यास सबसे ज़्यादा उसके केंद्र उसके बीच में होता है, इसी के लिए उसके बीच का जो दूरी है वो बढ़ जाता है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी भी स्थान की प्रधान या उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है, ये सही नहीं है। जबकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, ये सही है। विषुवत रेखा एक बृहत वृत्त है, ये सही है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त है, ये भी सही है।
दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो 180 है। देशांतरों की संख्या कितनी है? तो 360 है। तो दोस्तों अगर 360 में देशांतरों को विभाजित किया जाए और पृथ्वी को अपने ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में अगर 24 घंटे लगते हैं, तो 360 को अगर आप 24 से डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री आएगा। तो 1 घंटे की दूरी को हम लोग 15 डिग्री के कोण से समझ सकते हैं। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? तो अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? तो ग्रीनविच से। ग्रीनविच रेखा का तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर। मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? तो फिलीपींस से होकर नहीं जाती है, जबकि दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और चिली से होकर जाती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेता है? तो 15 डिग्री। तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर 24 घंटे घूमने में पृथ्वी को लगते हैं और वो 360 डिग्री बनाती है, तो 1 घंटे में वो 360/24 यानी कि 15 डिग्री होगा। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो कोलंबिया, केनिया तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया? तो इसमें मिलान 2 और 3 का गलत किया गया है, यानी कि मकर रेखा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नहीं होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होती है, और जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है वो 0 डिग्री रेखांश नहीं होता है, जबकि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और दक्षिणी ध्रुववृत्त 66.5 डिग्री होता है। देशांतरीय दूरी 1 घंटे में समयांतराल के बराबर होती है, तो 15 डिग्री। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो नेपाल से होकर नहीं गुजरती, जबकि म्यांमार, बांग्लादेश और चीन से होकर गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है, तो 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्दर्न में। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा में, क्योंकि वो पृथ्वी के बिल्कुल बीच में पड़ती है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा चारों से होकर गुजरती है: ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली, क्योंकि चारों जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। भूमध्य रेखा में निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको, जबकि कीनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाले प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? तो भौगोलिक रेखा जाल। 49 डिग्री नॉर्दर्न अक्षांश किसके बीच सीमांकन करता है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और समय के बारे में कुछ जानेंगे। तो पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, क्या कहलाता है? 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? 1884 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्याह्न काल्पनिक रेखा कहलाती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी यमोत्तर रेखाओं के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं, क्योंकि इसका कारण है कुछ देशों के विभिन्न भागों में दिन एवं समय को एक समान रखना। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का कारण है अल्सीशियन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हो तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? तो 5:30 बजे शाम होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को भारत लीड करता है यार, उससे आगे रहता है। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? तो 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर से लिया गया? तो 82.5 डिग्री। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया था? तो इलाहाबाद से। ग्रीनविच माध्य समय GMT तथा भारतीय प्रमाण समय IST के बीच समांतराल कितना है? तो 5 घंटे 30 मिनट। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान है? तो नैनी का। भारत का सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो 2 घंटा। सर्वाधिक पूर्व जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है, और किबीथू एक जगह है दोस्तों, और फिर सबसे जो पश्चिम में है वो गुजरात में है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? तो 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यमोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वह
एक ही प्रशासन के अंतर्गत अन्य द्वीप समूह में विभाजित ना करें। यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वो स्थान कहाँ स्थित होगा? तो 180 डिग्री ईस्टर्न में स्थित होगा दोस्तों, क्योंकि दो भागों 24 घंटे में पूरे पृथ्वी को डिवाइड किया जाता है। तो 12 घंटे जो आगे होगा वो ग्रीनविच समय से 180 डिग्री पूर्व में होगा, तो 180 डिग्री ईस्टर्न। ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है। 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान पर समय क्या होगा? तो शाम 3:20 पर। दोस्तों हम लोग देखते हैं कि 1 घंटे में 15 डिग्री का अंतराल होता है, तो उस हिसाब से आप जोड़िएगा तो 3 घंटे 20 मिनट में पूरी 50 डिग्री का अंतराल पड़ता है। तो पूर्वी देशांतर की बात कही गई है, तो ये समय जो है वो 12 बजे ग्रीनविच से आगे की ओर होगा, तो इसके लिए उसमें शाम 3:20 में होंगे, तो बी ऑप्शन सही है। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा में क्या समय होगा? तो 30 डिग्री पूर्व यानी कि 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे आगे होगा, तो इसका मतलब है कि वो 2 बजे रात्रि होगा। पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य में का अंतर 15 डिग्री है। स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो 1 घंटे का है। यदि दो स्थानों के बीच समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का, तो देशांतर में अंतर कितने का होगा? तो 15 डिग्री में 1 घंटे का अंतर होता है, तो 2 घंटे में 30 डिग्री का अंतर हुआ, और 20 मिनट यानी कि वो 1 घंटे का 1/3 होता है। तो 15 डिग्री का 1/3 5 डिग्री होता है, तो 30 डिग्री और 5 डिग्री 35 डिग्री मिला के होंगे दोस्तों, तो डी ऑप्शन सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री से। ग्रीनविच किस देश में है? तो यूके में है। अगला प्रश्न, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में क्या अंतर होता है? तो 4 मिनट का होता है। तो 1 घंटे में दोस्तों 15 डिग्री होता है, तो 1 डिग्री को पार करने में यानी कि 60 मिनट डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 4 मिनट, तो 1 डिग्री के लिए 4 मिनट होता है, और 1 घंटे में वो 15 डिग्री होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, ये सही नहीं है। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समय को समान नहीं होता है? तो अदिस अबाबा इथोपिया, जबकि लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल और अक्रा घाना, ये तीनों एक ही देशांतर में पड़ते हैं। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नलिखित में से कौन सा यमोत्तर है जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? तो 75 डिग्री पूर्वी, क्योंकि वो 5 घंटे आगे है दोस्तों उसका स्थानीय समय। तो हमने कहा था कि एक घंटे में वो 15 डिग्री का अंतराल होता है, तो 5 घंटे में वो 75 डिग्री का होगा, तो 75 डिग्री पूर्व होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अंततः ये स्थित है, तो 2 घंटे आगे है ग्रीनविच से 200, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पे होगा। दो शहरों शहर ए और शहर बी के बीच का कालांतर है, तो 80 मिनट का होगा। क्यों हो दोस्तों? शहर ए में जो ईस्टर्न पार्ट है जैसे कि 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट है, और शहर बी में जो 30 डिग्री नॉर्थ है 80 डिग्री ईस्ट है, तो अंशांश दोनों का सेम है 30 नॉर्थ, लेकिन दोनों के देशांतर में 20 डिग्री का अंतर है। तो 20 डिग्री का अंतर में अगर 1 घंटे में 15 मिनट का होता है, तो उसके 1 घंटे में 15 डिग्री का होता है, उसके हिसाब से 20 डिग्री का आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 80 मिनट होगा, तो ये ऑप्शन सही है। हम लोग चट्टानों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो 20 है। पृथ्वी के द्रव पदार्थ के घनीभूत हो जाने के बाद से बनी चट्टानों को कहते हैं, तो आग्नेय कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है? तो आग्नेय चट्टानों को। आग्नेय शेल कहलाती है मौलिक शेल। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो आग्नेय। आग्नेय चट्टानें बनती है किससे? गर्म लावा के ठंडे होने से। मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया था? चट्टानों की कठोरता से। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टानों में की जाती है? तो अधिवित, तलीय या प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन चट्टानों में जोड़ या जॉइंट्स पाया जाता है। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो क्या है? ग्रेनाइट है। भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बेथोलिथ के नाम से जाना जाता है। जानवरों, वनस्पतियों तथा सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टानों में। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो अवसादी चट्टानों का। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी सेलों से ढका है? तो 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी सेलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? तो कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो परदा चट्टान में। पेट्रोलियम खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? तो प्राचीन संस्तरित चट्टानों में पाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो क्वार्टजाइट। निम्नलिखित में से कौन परतदार चट्टान नहीं है? तो स्लेट। निम्नलिखित में से कौन विलग प्रकार की चट्टान है? तो संगमरमर। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ? तो कायांतरी चट्टान। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है तो क्वार्टजाइट में। चूना पत्थर का कायांतरित रूप है, इसमें ऑप्शन है संगमरमर, स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट। तो सही आंसर होगा संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो इसमें ऑप्शन है नीस, ग्रेनाइट, कोयला, चूना पत्थर। तो इसमें सही आंसर है नीस। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित चट्टान है? तो इसमें ऑप्शन है ग्रेनाइट, शेल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो इसका सही आंसर है संगमरमर। नीस यानी नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो इसमें ऑप्शन है आग्नेय, परतदार, परिवर्तित, ज्वालामुखी। तो सही आंसर है परिवर्तित। निम्नलिखित को सुमेलित करना दोस्तों। तो स्लेट जो होता है दोस्तों वो कायांतरित चट्टानें होती है, कायांतरित शैल होती है। लिग्नाइट जो होती है वो अवसादी शैल होती है। बॉक्साइट जो होती है वो अलोह खनिज होती है। और ग्रेनाइट होती है जो कि आग्नेय शैल होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो बॉक्साइट जो होती है वो एल्युमिनियम की एक और होती है। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? इसका ऑप्शन है पेगमाइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट और फाइलाइट। तो एम्फीबोलाइट इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बालू पत्थर कॉन्ग्लोमेरेट का पार्ट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टानें नहीं है? तो डायोराइट नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका ऑप्शन है अपर्दन, ताप, दबाव, घुलन। इसमें सही आंसर है अपर्दन। तो अपर्दन जो है चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है? तो स्तरित सेल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? तो स्लेट। स्लेट और संगमरमर है कायांतरित चट्टान है। निम्न में से आग्नेय चट्टान कौन सी? तो ग्रेनाइट। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति कहाँ से किस प्रकार की चट्टानों से? तो आग्नेय और तलचट्टी दोनों चट्टानों से होती है। निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इसका ऑप्शन है स्लेट, स्फटिक, संगमरमर और ग्रेनाइट। इसका सही आंसर है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। अपक्षय की कौन सी प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो जल योजन। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो ग्रेनाइट में पाया जाता है, जबकि बलुआ पत्थर, शेल और कॉन्ग्लोमेरेट से पाया जाता है। निम्न में से कौन सा वितलीय आग्नेय शेल का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट। निम्न में से कौन सा मृत शेल है? तो आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण है? तो बलुआ पत्थर का। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों इस तरह के प्रश्न जो है विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवेज, डिफेंस, बैंकिंग और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।